हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं पीएचपी का एक कुछ एक कोई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने आज अपना पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि पीएचपी होता क्या है। सो पीएचपी से पहले एक्चुअली कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होना चाहिए। एक्चुअली हम उस पे हम बात करते हैं कि बेसिकली पीएचपी है क्या, मतलब पीएचपी तो कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले कोई भी एप्लीकेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है। पहली होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, दूसरा होता है सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होता है? बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पे क्या होता है, जो हमारा वेब पेज होता है, जो हमारा सपोज वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम की बात करते हैं हम, या मोजिला या आई जिसकी बात करते हैं। तो जो हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो हमारा वेब पेज होता है, उस पे जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? अपन जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में jQuery बात करते हैं, रिएक्ट की बात करते हैं, एंगुलर की बात करते हैं। ये सारी लैंग्वेज होती हैं जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं, जो कि जो वेब पेज होता है, जो उस पर मतलब जो वेब पेज होता है वहीं पे लिखते हैं और वहीं पे उसका आउटपुट दिखाई देता है। अब जाते हैं हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है? जो कि सर्वर पे जो लैंग्वेज सर्वर पे लिखी जाती है, और जिसका जनरली यूज़ हम बैकएंड में करते हैं। बैकएंड में हमारा कुछ भी कोड है, हमने कुछ भी कोड लिखा बैकएंड में, और वो लिखने के बाद जब वो ब्राउज़र पे, जब वो वेब पेज पे जैसे क्रोम पे रन होगा, तो वो एचटीएमएल के फॉर्म में होगा। वहाँ पे आपने जो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपने जो भी कोड किया है, जो भी आपने लिखा है, वो आपको वेब पेज या वेब ब्राउज़र पे आपको नहीं दिखेगा। वो आपको एज ए एचटीएमएल फॉर्म में आप एचटीएमएल में आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। एचटीएमएल में डेटा प्रोवाइड होने के बाद वो आपको, जब आप उस पेज को आप देखोगे, तो आपको वहाँ पे एचटीएमएल के फॉर्म में डेटा दिखेगा। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज अब कौन कौन सी होती हैं, हम उन पर भी बात करते हैं। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जिसका यूज़ बहुत वाइडली किया जा रहा है, और बहुत सारी वेबसाइट हैं जो पीएचपी में बनी हुई है। उसके बाद डॉट नेट है, पाइथन है, जावा है, रूबी है। ये सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम पीएचपी होता क्या है और उसका यूज़ क्या होता है। एक्चुअली पीएचपी का जो फुल नेम है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, और इसका यूज़ डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए किया जाता है डेटाबेस के साथ। अब डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और डेटाबेस क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट की, जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने एचटीएमएल में वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट हम दोनों पे बात करते हैं बेसिकली। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है, जैसे आपने एक पेज बनाया एचटीएमएल और सीएसएस में, और वो पेज आपने ब्राउज़र पे आपने रन किया, सर्वर पे आपने रन किया, और वो पेज आपका दिख रहा है। अब फ्यूचर में अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, तो आपको वो एचटीएमएल में जाके ही करने पड़ेंगे, जो कि एक टेक्निकल बंदा होगा जिसने काम किया होगा वो कर पाएगा। नॉन टेक्निकल या जिसको एचटीएमएल सीएसएस नहीं आता, वो नहीं कर पाएगा। अब डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट में आपको एक एडमिन पैनल मिलेगा, जहाँ पे जो जिसको कोडिंग नहीं आती, जिसको नहीं पता एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, वो भी एडमिन पैनल के थ्रू लॉगिन करके या सीएमएस से अपनी वेबसाइट में जो भी न्यूज़, जो भी कंटेंट अपडेट करना चाहता है, वो ईजिली कर सकता है। इसके लिए आपको एचटीएमएल या सीएसएस या कुछ भी आना ज़रूरी नहीं है। वो आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक फॉर्म के थ्रू फिल करोगे, और डेटाबेस में वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, और वहाँ से फैच करके आप डायनेमिकली आपकी वेबसाइट पे दिखेगी। उसके अलावा पीएचपी एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड बेसिकली दो तरह की एप्लीकेशन होती है, तीन तरह की एप्लीकेशन होती हैं। एक वेब बेस्ड होती है, एक डेस्कटॉप बेस्ड होती है, एक मोबाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है। तो पीएचपी वेब बेस्ड है, जो कि ब्राउजर पे रन होती है। वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं है। वो आपकी वेब बेस्ड है, और वो आपकी ब्राउजर पे ही रन होगी, जैसे कि क्रोम पे, मोजिला पे, इन सब पे रन होती है, आई पे। तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। उसके अलावा आप बात करते हैं कि पीएचपी की बेनिफिट्स क्या है, एक्चुअली पीएचपी क्यों यूज़ करना चाहिए, उससे फ़ायदे क्या हैं। तो पीएचपी को एक्चुअली, अगर पीएचपी आप सीखना चाहते हो और उसको यूज़ करना चाहते हो, तो बहुत इजी तरीके से आप पीएचपी को सीख सकते हो और उसको यूज़ भी कर सकते हो। पीएचपी कॉस्ट इफिशिएंसी के लिए भी ओपन सोर्स है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, तो आप इजीली
ओपन सोर्स है तो आप इजीली सीख सकते हो। सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो फ्रीली अवेलेबल है, ऑनलाइन आप ले सकते हो। पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। पीएचपी एक्चुअली 5.5 के बाद ऊप्स के कॉन्सेप्ट में भी आ गई है, तो पीएचपी को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हो। क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी पे भी आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो पीएचपी है वो ऑल सर्वर पे वर्क करती है। इसके लिए आपको अपाचे, आईएएस एंड जेम वगैरह भी आप यूज़ करते हो। सिक्योरिटी के लिए भी पीएचपी एक्चुअली बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो अभी आ गए हैं। और कम्युनिटी के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पे आपको हर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको हर तरह के सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। तो ये पीएचपी को यूज़ करने के लिए मतलब क्यों यूज़ करना चाहिए, उसका एक बहुत अच्छा है और बहुत हग मतलब मार्केट में पीएचपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से लोग पीएचपी की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो पीएचपी में एक्चुअली किस तरह की वेबसाइट क्या-क्या आप बना सकते हो। तो पीएचपी में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हो, सीएमएस, जो कि आपको पता होगा वर्डप्रेस एक जो सीएमएस है वो पीएचपी में ही बना हुआ है और इसका बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग वर्डप्रेस का। ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हो, मेल सर्वर बना सकते हो, चैटिंग सिस्टम बना सकते हो, फाइल स्टोरेज सिस्टम बना सकते हो, सीआरएम बना सकते हो, ईआरपी बना सकते हो। तो पीएचपी में आप वेब एप्लीकेशंस बहुत सारी बना सकते हो और बहुत ईजिली और बहुत लो कॉस्ट पे भी बना सकते हो। अब पीएचपी को आपको यूज़ करने से पहले कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको आने चाहिए, जो कि आपको जैसे अगर आपको जो पीएचपी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कुछ एडिटर हैं जिनमें आप पीएचपी का कोड लिख सकते हो। आप चाहो तो नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हो। वैसे नोटपैड प्लस प्लस में आप मतलब ट्राई मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ सिंटैक्स के इश्यूज आएंगे। तो आप विजुअल स्टूडियो, सबलाइन, एटॉम, पीएचपी स्टॉर्म, ये सब आप अपने सॉफ्टवेयर मतलब सारे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो और आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ। अगर आपको ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अगर यूज़ करना है तो नॉर्मली आप जैसे सबलाइन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सिस्टम पे जाओ, सबलाइन डाउनलोड, तो यहाँ से आप इजीली सबलाइन डाउनलोड कर सकते हो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो आप यहाँ से अगर आपके पास ओएस है तो आप ओएस के थ्रू कर सकते हो, विंडो है तो आप विंडो में कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका सबलाइन का जो एप्लीकेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ये सबलाइन का व्यू है जो कि आप देख सकते हो। तो इसमें आपको क्लिक करके सिर्फ मूव आगे जाना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको इसको नॉर्मली जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो, उसके बाद अगर आप वीएस कोड पे जाते हो तो आप वीएस कोड भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा एडिटर है पीएचपी के लिए। तो आप ये विजुअल स्टूडियो पे जाओगे तो आप यहाँ से विजुअल स्टूडियो भी दोनों के लिए, मैम विंडो के लिए, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं विजुअल स्टूडियो की बात करता हूँ तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो का भी व्यू दिखा देता हूँ। तो ये जनरली विजुअल स्टूडियो का व्यू है जो कि मैंने दोनों एडिटर में यूज़ करता हूँ और मैंने दोनों को डाउनलोड करके रखा है। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इससे हम आगे गए और आगे अगर हम बात करते हैं तो ये हमने देख। उसके बाद पीएचपी का जो सॉफ्टवेयर जो यूज होता है उसके लिए आप जैम्प और वैम्प दोनों दोनों यूज कर सकते हो। इसमें पीएचपी, माई और अपाचे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप सिर्फ विंडो यूज करते हो तो आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आप माइक मतलब एम एस सॉरी वो यूज़ करते हो, मैक यूज़ करते हो और लाइनेक्स यूज़ करते हो या विंडो कुछ भी यूज़ करते हो तो आप जैम्प भी कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के लिए भी इसका भी मतलब सिंपल ही है, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आप सिर्फ जैसे यहाँ पर जाओगे, वैम वैम सर्वर आप डालोगे तो आप इजीली वैम सर्वर यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो ये इस तरह से वैम सर्वर होता है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। आपने स्टार्ट यूजिंग द वैम सर्वर, या आप जैम करना चाहते हो तो आप जैम भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से आ जाके आप जैम्प भी डाउनलोड कर सकते हो। ये भी पीएचपी के लेटेस्ट वर्जन है, जैसे 8.0 है, ये 8.117 है। तो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो अब ये वैम्प और जैम्प होता क्या है बेसिकली, जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये जैम्प का एक प्रॉपर फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद अब आप वैम्प कंट्रोल पैनल स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा। एक्चुअली स्टार्ट करते टाइम पे आप यहाँ से जैसे जो एप्लीकेशन है ये अपाचे मैंने स्टॉप किया। एक्चुअली मेरे इसमें ये पहले
स्टॉप है, मतलब स्टार्ट है, तो मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है। जब आप स्टार्ट में डाउनलोड करोगे तो आपको स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको ये मेरा भी स्टॉप है, तो मैंने ये स्टार्ट किया। ये अपाचे सर्वर मैंने स्टार्ट किया। अपाचे के बाद फिर मैंने ये MySQL स्टार्ट किया। तो जब आप अपाचे और MySQL स्टार्ट करोगे तब अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप लोकल होस्ट टाइप करोगे तो आपका अपाचे सर्वर अगर स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे ऐसे ही अपाचे का ये दिख जाएगा। उसके बाद अगर जैसे मैंने जो अपाचे स्टार्ट किया था वो एक सर्वर है, अगर मैं डेटाबेस MySQL मैंने स्टार्ट किया होगा तो आपको इस तरह से MySQL का PHP MyAdmin दिख जाएगा। तो इनके बारे में हम आगे बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि इनका यूज़ क्या होता है और क्यों करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, ये हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आगे अगर हम बात करना चाहते मतलब आगे हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अभी अब इसके बाद आगे का जो ये हमने इंस्टॉल किया, हमारा ये डेटाबेस भी आ गया। इधर हमारा जेम भी हमने डाउनलोड कर लिया, उसको हमने सेटअप भी कर लिया। तो इसके बाद अगर हम आगे और बेसिक चीज़ें जो हैं PHP की, अभी हम PHP के बारे में हमने बेसिक आपको बताया मैंने। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे PHP के में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें वेरिएबल्स बनाने के टाइम पे याद रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के बाद आगे की चीज़ें PHP के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, PHP का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आप अगर चाहते हो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करने में, सर्वर इंस्टॉल करने में, मतलब जो भी एडिटर है, एडिटर में कोई प्रॉब्लम आती है, एडिटर के बारे में आपको कुछ पता करना है या आपको सर्वर इंस्टॉल करने में जेम में, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में।